हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। सो लास्ट सेशन तक हम लोगों ने क्लास 12 की हमारी हिस्ट्री की जो 3 किताबें चलती हैं उसमें सेकंड किताब और उसका जो लास्ट चैप्टर है या फिर जो थीम नंबर 9 है उसको हम लोगों ने पढ़कर खत्म किया था। चैप्टर का नाम था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। उसमें हम लोगों ने पूरा मुगल एम्पायर के बारे में जो भी हमें दिया हुआ था सब हम लोगों ने डिटेल में एक एक चीज एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया था। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और हमारी जो क्लास 12 की तीसरी किताब है उसका जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो है कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसके साथ में अंग्रेजों का रूल हमारे देश में शुरू हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारा जो कंट्री साइड का इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है, जो देहात का इलाका है, वहां पर किस तरीके से अपने रूल को कंसोलिडेट किया और उससे रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स को इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस करना है। इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है, बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें पता चलेंगी हिस्ट्री के। खास तौर पे आप जो कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग कहते हैं उसकी शुरुआत बेसिकली यहीं से मानी जाती है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हमारा 1750s के बाद में जो शुरू होता है वहीं से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। तो एक तरीके से हम लोग अब ये कह सकते हैं कि मिडीवियल हिस्ट्री से अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला चरण या पहला फेज है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के साथ में जानना शुरू करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। तो चैप्टर शुरू करने के पहले एक बार हम छोटा सा रिव्यू लेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो इंडिया में शुरू हुआ। पूरा डिटेल में तो हम लोग नहीं जाएंगे उस चीज़ के, क्योंकि वो एक अलग बात हो जाती है। हमें बेसिकली ये देखना भी नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कैसे शुरू हुआ था, हमें तो ये पढ़ना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कंसोलिडेट कैसे हुआ था। बट फिर भी थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कैसे जो है हमारे देश में शुरू हुआ। तो पहले हम लोग वो देखेंगे और उसके बाद में फिर वी आर गोइंग टू स्विच टू द मेन टॉपिक जिसमें हम लोग फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का कंसोलिडेशन कैसे हुआ उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 एडी में बनकर तैयार होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बनती है और वहां पर जो इंग्लैंड की उस वक्त की रानी थी वो इनको एक चार्टर इशू करती हैं, एक फरमान इशू करती हैं, जिसके तहत इनको ये पावर मिल जाता है कि इंग्लैंड से अगर कोई आपका इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में अगर ट्रेड कर सकता है तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। इंग्लैंड से इंग्लिश से कोई और संस्था, कोई और व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जाकर वहां पे ट्रेड नहीं कर सकता। इस तरीके का इनको एक फरमान मिल जाता है और उसके बाद में फिर या फिर एक रॉयल चार्टर मिल जाता है और उस रॉयल चार्टर के बिहाफ पर फिर ये लोग आपका साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, इंडिया और बाकी सारे इलाकों में, और यहां पर अपना ट्रेड वगैरह शुरू करते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्रीज जो हैं वो सूरत और मसूलीपट्टनम में लगाती हैं 1610 से लेकर 1620 के बीच में। पहले सूरत में, उसके बाद फिर मसूलीपट्टनम में आपकी पहली फैक्ट्रीज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की लगती हैं और यहां से फिर ये लोग अपना ट्रेड शुरू करते हैं। अब 1610 से लेकर 20 के बीच में आपने अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगा ली। 1610 से 1710 और 1710 से आप आ जाइए 1757। लगभग 140-150 साल तक जो है ये लोग अपना एक ट्रेड वगैरह जो है वो करते रहते हैं, व्यापार वगैरह में लगे रहते हैं। साथ ही साथ ये दूसरी चीजें भी यहां पे देख रहे होते हैं कि क्या क्या चल रहा है हिंदुस्तान में और क्या क्या नहीं चल रहा है। तो अकॉर्डिंगली यहां की पॉलिटिक्स में भी ये लोग धीरे धीरे इंटरफेयर करना शुरू करते हैं। 1757 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी कंपनी नहीं रह गई थी, इनके पास अपनी खुद की फौजें थी। ये अच्छे खासे दखल अंदाजी कर रहे थे हमारे रूलर्स वगैरह जो है उनके बीच में, और एक बहुत मजबूत पावर के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक उदय जो है इस 1757 तक काफी हद तक हो गया था। 1757 में फाइनली एक लड़ाई होती है जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ पलासी। ये लड़ाई जो है बंगाल के उस वक्त के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है और इसमें कंपनी की जीत होती है। बहुत डिसाइसिव और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली मेजर विक्ट्री थी जो उन्होंने अपने दम पर लड़कर ली थी। इसके पहले वो किसी के सपोर्ट में चले जाते थे, किसी को विरोध में चले जाते थे, वो सब चल रहा था, बट अपने दम पर लड़कर कंपनी की आर्मी ने बंगाल के नवाब को निपटा दिया यहां पे 1757 में। इसके बाद में 1764 में फिर एक लड़ाई होती है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में 3 आपकी जो शासकों की कंबाइंड आर्मी थी, बंगाल का नवाब, दूसरा आपका अवध का नवाब और तीसरा मुगल एम्परर, तीनों की जो कंबाइंड आर्मीज थी, तीनों कंबाइंड आर्मीज को ये हरा देते हैं और इस तरीके से, और यहां से जो है एक डिसाइसिवली जो है फुटप्रिंट पड़ जाता है। जब दिख जाता है कि 3-3 4-4 राजा मिलकर भी जो है कंपनी से जीत नहीं पा रहे हैं तो यहां पर लोगों को समझ में आ जाता है कि अब हमारे लोकल राजाओं के दिन फिर गए हैं, दिन चले गए हैं और अब कंपनी का जो है सूर्योदय हो चुका है। बेसिकली बैटल ऑफ पलासी और उसके बाद
बैटल ऑफ बक्सर जो है, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी एक टेरिटोरियल पावर के तौर पर अपनी शुरुआत करती है। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक सिर्फ व्यापार कर रहे थे। 1600 में आपको चार्टर एक्ट मिल गया, आपने आके हिंदुस्तान में 1613-14 के आसपास अपना सूरत में पहली फैक्ट्री डाल ली, 1616 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री डाल ली और व्यापार व्यापार चल रहा है। 1600 से 1700 और 1700 में भी 1757 तक आपने ट्रेड ही ट्रेड किया है। 1757 में आप लड़ते हैं बैटल ऑफ पलासी, बंगाल के नवाब को निपटा देते हैं और यहां से आप टेरिटोरियल पावर के तौर पर अपना करियर शुरू करते हैं। इसके बाद में आता है बैटल ऑफ बक्सर, आप 3 नवाबों की या फिर 3 राजाओं की कंबाइंड फौजों को निपटा देते हैं और उसके बाद में आपको और ज्यादा जो है एरिया आपके अंडर में आ जाता है। एंड यहीं से जो है आपके कंपनी के रूल की शुरुआत होती है। जो हम लोग कहते हैं ना अंग्रेजों का राज आ गया, तो अंग्रेजों का राज भी 2 फेजेस में आया था। पहले कंपनी का रूल आया था, कंपनी का राज आया था, और उसके बाद में आपका क्राउन का रूल आया था, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत का डायरेक्ट रूल आया था। तो वो बात की बात है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। मगर अंग्रेजों के रूल की शुरुआत या फिर विदेशियों का जो रूल है उसकी शुरुआत यहां से होती है। कंपनी रूल या फिर राज जो है यहां से इन बैटल्स के बाद में शुरू हो जाता है। अब ये जो राज आपका शुरू हुआ है, कंपनी का जो रूल है, कंपनी का जो ये राज यहां पे शुरू हुआ है, इसी के कंटेक्स्ट में हम लोगों को बातचीत करनी है। सबसे पहले इन लोगों के कब्जे में बंगाल आ गया, बंगाल के बाद फिर ये धीरे 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 एक्सपैंड करते हुए दूसरी जगहों पे गए। तो हमें जो चैप्टर में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जब इन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया, जब बंगाल इनके कंट्रोल में आ गया, तो फिर बंगाल में जो इनके पहले की व्यवस्थाएं चल रही थी उनमें किस तरीके के मॉडिफिकेशंस किए गए और कैसे इन्होंने अपने रूल को इस तरीके से फैलाया कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी से 1857 में जब आपकी पहली रिवोल्ट होती है, इन 100 सालों के बीच में हिंदुस्तानियों के दिमाग में यह बैठ गया कि अंग्रेजों को हराया ही नहीं जा सकता, इन लोगों से लड़ा ही नहीं जा सकता। ये क्या इन्होंने ऐसा चीज कर दी, किस तरीके के इन्होंने जादू कर दिए, किस तरीके के इन्होंने मतलब मंत्र मार दिए कि लोग मानकर चल रहे थे 1857 के पहले तक कि यूरोपियन से नहीं जीता जा सकता चाहे कुछ हो जाए। तो वो पूरी की पूरी चीजें, वो सारी पॉलिसीज, वो कंसोलिडेशन, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, जिसके कारण लोग इस लेवल तक जो है आपके सर्विट्यूड में चले गए, इस लेवल तक जो है कंपनी के आगे नतमस्तक हो गए कि उन्होंने मान लिया कि इनसे नहीं जीता जा सकता। तो वो सारी चीजें जो हमको देखनी है कि किस तरह से कंपनी जो है वो इस तरीके से जो है लोगों के दिलो दिमाग पर, ना सिर्फ आपके टेरिटोरीज पे कब्जा करती चलेगी, मगर लोगों के दिलो दिमाग पर जो है कब्जा करती चलेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड में, हम लोगों ने पढ़कर खत्म करनी है। चलें जी, अब हम लोग इसको चैप्टर जो है हमारा उसे शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना क्या क्या है। जब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से अपने अंपायर को कंसोलिडेट करती चली जाएगी और किस तरीके से बढ़ाती चली जाएगी, किस तरह से लोगों के दिलो दिमाग पर आपका जो एरिया है उसके साथ साथ कब्जा करती चली जाएगी, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखनी है। बट कैसे, उस कैसे का जवाब जो है हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली तलाशने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग, हमारा जो मेन इंफोसिस रहेगा वो ये रहेगा कि जो एक कंपनी का रूल या जो कॉलोनियल रूल आपका शुरू होता है, इस कॉलोनियल रूल को जब कंट्री साइड में, जब हमारे ग्रामीण और देहाती इलाकों में जब एक्सटेंड किया जाता है, तो वहां के लोगों के लिए इस कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है। जैसे आज की तारीख में हम लोग जानते हैं 2014 के पहले हमारे देश में किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट चल रही थी, 2014 में किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, हो सकता है आगे किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, उसके बाद में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए। तो इस तरीके से सरकारें बदलती रहती हैं। तरीका हमारा जो है, आपका रूल, आपका जिस तरीके से हमारी गवर्नेंस वगैरह वो तो सेम रहता है, मगर आपकी कोई एक पार्टी एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी लेकर आती है, तो थोड़ा बहुत आपको गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में जो है डिफरेंस समझ में आता है। पहले आपकी किसी और की गवर्नमेंट थी तो वो अलग तरीके से रूल करते थे, अभी किसी और की गवर्नमेंट है वो अलग तरीके से, थोड़ा बहुत अलग तरीके से रूल कर रहा है, इनके बाद में किसी और की आएगी तो अलग तरीके से रूल करेंगे। तो हम लोग जनरली जो सरकारों को जानते हैं, पहले हम लोग बोल देते थे कि मनमोहन सिंह सर की जो सरकार थी वो ऐसी थी, मोदी सरकार ऐसी है, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ऐसी हुआ करती थी, नरसिम्हा राव साहब की सरकार ऐसी हुआ करती थी। तो हम लोग एक सरकार को, जो मेन आपका रूलिंग फिगर है आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें, तो उसके साथ में कोरिलेट कर देखते हैं कि वाजपेयी जी के टाइम पर तो ऐसा होता था, आपके नेहरू जी के टाइम पर तो ऐसा होता था, या इंदिरा गांधी जी के टाइम पर तो ऐसा होता था, मोदी जी के टाइम पर ऐसा हो रहा है, इनके बाद अगर ये आ गया तो उनके टाइम पर शायद ऐसा हो जाए। हम लोग इस तरीके से बातचीत करते हैं। एक आदमी अकेला सरकार नहीं चला रहा है, बहुत से लोग जो है सरकार में लगे हुए हैं, बट जो आपका मेन आदमी है, जो मेन आपका प्राइम मिनिस्टर है, हम लोग जनरली उसके साथ में कोरिलेट कर लेते हैं कि हम गवर्नमेंट उसी एक व्यक्ति की मान लेते हैं, उसी व्यक्ति को गवर्नमेंट मान लेते हैं। तो आज की तारीख में हमारा जो है गवर्नमेंट को लेकर इस तरीके का तसव्वुर है। इस जमाने में जब आपका कंपनी रूल शुरू होता है, और कंपनी रूल शुरू होने पर, कॉलोनियल रूल शुरू होने पर जब उसे देहाती इलाकों में एक्सटेंड किया जाता है,
तो अभी तक ये देहाती इलाकों के लोगों को यह पता था कि यार नवाब की हुकूमत है या फिर फलाने फलाने राजा की हुकूमत है। अब एकदम से उनके सर पे आपने बम फोड़ दिया और आपने बोल दिया कि भाई ये आज से जो है अपना अंग्रेज बहादुर जो है वो उनकी हुकूमत है और उनका जो है अपने ऊपर अब राज चलेगा। तो जब ये अंग्रेज बहादुर की हुकूमत को आपने ग्रामीण इलाकों में एक्सटेंड किया तो वहां के लोगों के लिए इसका मतलब क्या था, उन्होंने इसको किस तरीके से इसका तसव्वुर किस तरीके से किया, किस तरीके से इसको समझा, बेसिकली वो चीज जो है हम लोगों ने इस चैप्टर में देखनी है। इसमें हम लोग दो तीन इलाकों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बंगाल के जो जमींदार हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे कि जब ये कॉलोनियल रूल आया या फिर ये जो कंपनी रूल आया तो फिर क्योंकि जमींदारों की जो है एक बहुत बढ़िया पकड़ थी आपके जो बंगाल के जो कॉलोनियल इलाके हैं वहां पर, तो उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि उन पर क्या असर पड़ा। अब आप पूछोगे बंगाल ही क्यों, किसी और राज्य के जमींदारों के बारे में क्यों नहीं बात हो रही, तो जवाब यह है कि कंपनी रूल की शुरुआत जो है जहां पर सबसे पहले इन्होंने टेरिटरी वगैरह एक्वायर की थी वो बंगाल का इलाका था। तो जो भी चीजें ये लोग लेकर आए हिंदुस्तान में सबसे पहले वो बंगाल में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इसलिए जो है हम लोग और क्योंकि वहां पर फिर सबसे लंबे वक्त तक शासन रहा आपका 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हो गया बंगाल का इलाका इनके कब्जे में रह ही रहा। तो जो भी चीजें हुई उसका सबसे पहली जो इंट्रोडक्शन है वो बंगाल में हुआ और दूसरा आपको उसका सबसे ज्यादा असर भी जो है वहां पर देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जमींदार ऑफ बंगाल के बारे में बातचीत करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कॉलोनियल रूल आने के कारण इन भाई लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है। दूसरा इसके बाद में फिर एक जगह है जिसका नाम है राजमहल हिल्स, आगे हम लोग बात करेंगे कहां पर है, कैसी दिखती है, ऑल दैट। वहां पर जब एक कॉलोनियल रूल एक्सटेंड हुआ तो वहां रहने वाले जो आपके ट्राइबल्स थे, पहाड़िया ट्राइबल्स और संथल ट्राइबल्स जो थे, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ा। और उसके बाद में हम लोग डेक्कन के इलाकों में चलेंगे, जो हमारा नीचे का दक्कन का इलाका है, डेक्कन प्लेट्यू वगैरह के पोर्शंस वगैरह हैं, महाराष्ट्र का एक ठीक ठाक बड़ा इलाका आ जाता है, थोड़ा बहुत आपका आंध्र और कर्नाटक का ये सारा जो इलाका है। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आने से, कॉलोनियल रूल आने से क्या फर्क पड़ता है, क्या डिफरेंसेस आते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग देखकर खत्म करेंगे। एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा फिर अब हम लोगों ने इस चैप्टर में और क्या क्या देखना है, साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अच्छा एक बात और, ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि बार बार इसमें इसका जिक्र आएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह मैं एक शॉर्ट एक्रोनिम का इस्तेमाल करूंगा, वो है ईआईसी। मैं बार ईस्ट इंडिया कंपनी ना बोल के कई बार ईआईसी बोल दूंगा, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि जब मैं ईआईसी बोल रहा हूं उसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है और ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एक्रोनिम है या फिर शॉर्ट फॉर्म है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने यह भी देखना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्री साइड के इलाकों में राज स्टैब्लिश कर लिया, जब इन्होंने अपना रूल जो है वहां पर स्टैब्लिश कर लिया, तो वो किस तरीके से स्टैब्लिश किया। दूसरा, वहां पर ये अपनी रेवेन्यू की पॉलिसीज को किस तरीके से लागू कर पाए, इन्होंने किस तरीके से रेवेन्यू की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया। रेवेन्यू की पॉलिसीज का मतलब होता है जब आप किसी से टैक्स वगैरह वसूलते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट है हमसे कई सारे तरीके के टैक्स लेती है, तो टैक्स अब ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से किसी की शक्ल लेके लिया जाता है कि मोदी जी खुद जो है वो हंटर लेके खड़े हुए हैं टोल नाके पे और बोला कि भैया तुम लंबे हो तुम जरा थोड़े ज्यादा पैसे दे दो, तुम थोड़ा छोटे हो तुम थोड़े कम पैसे दे दो, तुम जरा मिडिल हाइट वाले हो तो तुम जो है इन दोनों के बीच में कुछ मीन मीडियन मोड निकाल के पैसे वैसे दे दो। ऐसा नहीं हो रहा। आपकी एक सर्टेन पॉलिसी बनाई गई है कि अगर आपने फलाने टोल टैक्स नाके से निकलना है तो इतना टोल टैक्स देना पड़ेगा, कार को इतना टोल टैक्स देना पड़ेगा, बाइक को इतना टोल टैक्स देना पड़ेगा, आपके ट्रक को एंड ऑल दैट। एक पॉलिसी आपने बना दी। अब उस पॉलिसी की बेसिस पे उस टोल टैक्स पे आपको उस टोल नाके पे आपको टोल टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई है जिसके बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है, ये कहलाती है रेवेन्यू पॉलिसीज। यानी कि रेवेन्यू पॉलिसीज का मतलब ये होता है वो पॉलिसीज या वो नीतियां जिसकी मदद से राज्य सरकार, आपकी जो सरकारें हैं, राज्य जो है आपका, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, वो आपके टैक्स वगैरह आपसे लेती है। तो उसी तरह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आया और उन्होंने अपनी रेवेन्यू पॉलिसीज वगैरह लगाई, तो किस तरीके से उन्होंने फिर ये टैक्स वगैरह जो है यहां से कलेक्ट किया, वो सारी चीजें भी हम लोगों ने देखनी है। इसके बाद जब ये पॉलिसीज आपने लागू कर दी तो इन पॉलिसीज का जो समाज के अलग अलग तबके थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा और उनके लिए इसका मतलब क्या था। अब आपने बोल दिया कि आज से ये नई पॉलिसी आ गई, अब आप अगर पहले इतना रुपया दे रहे थे तो अब आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, या तो रुपया बढ़ेगा या फिर कम होगा। किसी ना किसी को देने में मजा आएगा, किसी ना किसी को देने में मजा नहीं आएगा। कोई खुशी खुशी दे देगा, किसी को तकलीफ होगी। तो समाज के अलग अलग तबकों के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉलिसी का अलग अलग असर पड़ता है और वो चीज हमको यहां पर भी देखने को मिली, तो हम लोग उसको स्टडी करेंगे यहां पर उसका असर किस तरीके से देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में जब ये नया रूल आ गया,
जब आपके ऊपर एक नया शासक आ गया, तो उस नए शासक के आने के बाद में आपकी एवरीडे लाइफ जो है वो किस तरीके से बदली, आपकी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव आए, उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। 2014 के पहले जब एक दूसरी गवर्नमेंट चला करती थी, उस टाइम पीरियड में आपका कैश में ट्रांजैक्शन ज्यादा होते थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उतने नहीं थे। अब उसके बाद में 2014 आया, एक पॉलिटिकल कैंपेन शुरू हुआ और उसमें लोगों ने नारे मारे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब की बात मोदी सरकार, तो खैर मोदी सरकार आ गई। अब मोदी जी ने आगे जो भी किया सो किया, वो एक अलग बात है, बट उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर काफी इंफेसिस किया। 2016 में उठा के डिमोनेटाइजेशन कर दिया, और वो बम जब से फोड़ा है उसके बाद से लोगों ने कैश में जितना पहले डील करते थे उतना डील करना कम कर दिया। उसकी जगह जनरली लोग आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह में जाते हैं। तो ये एक शासक आपका नया आया, एक पर्टिकुलर 2014 के पहले अलग कहानी चल रही थी, 14 के बाद में एक दूसरा आपका जो शासक है वो आ गए, एक दूसरे आपके प्राइम मिनिस्टर आ गए, वो दूसरी पॉलिसी लेकर आए, उसका हमारी जिंदगी पर दूसरा असर पड़ा। 14 के पहले अगर आपने पेट्रोल डलाना होता था, कम से कम मैं सिटीज वगैरह में ये चीज देख रहा हूं खास तौर पे, तो आप जनरली कैश दे दिया करते थे, मगर अब ऐसा नहीं होता। जनरली लोग जो है या तो स्कैन कर दे देते हैं पैसे, पेटीएम या जो दूसरे आपके ऐप्स हैं उनसे, या फिर आप ये करते हो कि आप वो जो कार्ड है उससे आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन वगैरह से पे कर देते हो। तो एक शासक आया, शासक अपनी पॉलिसीज लेकर आया, पॉलिसीज को लागू करवाया गया और उसके कारण आपकी जिंदगी पर एक बदलाव आ गया, और वो बदलाव आपको दिखता है। ये एक एग्जांपल है समझाने के लिए कि एक नया एक पॉइंट ऑफ व्यू जब चेंज होता है आपके रूल करने वाले का, जब शासक बदलता है, उसका शासन करने का तरीका या पॉलिसीज बदलती हैं, तो उसका आप पे कैसे असर पड़ता है। इसी तरह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारी नई नई चीजें लेकर आ रही थी, तो उसकी जगह पे अब जो है उसका आपकी जिंदगी पे किस तरीके का असर पड़ा, किस तरीके से उसने आपकी एवरीडे लाइफ को पे इफेक्ट डाला, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर देखनी है, उनको भी हम लोगों ने यहां पर समझना है। इसके तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद में जो भी बदलाव हैं आपकी समाज के ऊपर, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग अब ये देखेंगे कि लॉज वगैरह जो हैं, जो बनाए जाते हैं, उसका लोगों पर जो असर पड़ता है, उसको लेके लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक शासक होता है, कोई भी एक राजा होता है, या फिर कोई भी एक गवर्नमेंट अगर होती है, तो वो कुछ लॉज वगैरह बनाता है अपनी जो जनरल प्रजा वगैरह है उसके लिए, या जो जनरल पब्लिक है उसके लिए लॉज वगैरह बनाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका जो स्टेट है वो लॉज वगैरह बनाता है और उनको लागू करता है या फिर उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। अब जब एक बार ये कानून लागू होते हैं तो इससे इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है? वो असर जो है वो पड़ता है आपके लोगों के ऊपर। तो कानून आपने बनवा दिए, तो कानून बना के ऐसा तो है नहीं कि आपने बस उनको पेपर एक किताब में जो है एक नया कानून बना के रख दिया, आपने उसको लागू भी करवाना है। जब कानून बनकर लागू होता है तो वो जिस व्यक्ति या जिन लोगों पर असर डालता है वो लोग होते हैं जिनके लिए वो कानून बनाया गया है। अगर वो समाज के किसी एक पर्टिकुलर तबके को ध्यान में रख के बनाया गया, इन केस अगर वो पूरे के पूरे समाज को ध्यान में रखकर बनाया गया है तो वो पूरे के पूरे तबके को असर डालेगा। इसका एक बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अभी सरकार ये आपकी जो लड़कियां हैं इनकी शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाली है, और ये अक्रॉस द सेक्शंस होगा। आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब से ताल्लुकात रखते हो, डजेंट मैटर, मगर अब आपकी जो शादी की उम्र है वो 18 साल नहीं होगी, अब 21 साल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब समाज के हर तबके के ऊपर जो है इसका असर पड़ने वाला है। जो व्यक्ति 18-19 साल की उम्र में अपनी बच्चियों की शादियां कर देते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, उन्हें 21 साल तक वेट करना पड़ेगा। 17-18 की उम्र तक जनरली आपकी 12th हो जाती है, मगर अब 21 साल तक अगर आपकी शादी नहीं होगी तो 21 साल तक वो सारी बच्चियां जो शायद ब्याह दी जाती हैं उनमें से काफी सारी जो है वो ग्रेजुएट हो जाएंगी। ग्रेजुएशन हो गया तो और ज्यादा आपका एम्पावरमेंट बढ़ेगा, कुछ शायद कुछ नौकरियां वगैरह भी क्रैक कर लें आपका फाइनल ईयर में रहते हुए, तो हो सकता है उसके बाद शादी की उम्र और आपका जो है डिले हो जाए, और लड़कियां जो ब्याह दी जाती हैं और घर परिवार में जो है झोंक दी जाती हैं, हो सकता है शायद इसकी जगह पे उनमें से काफी सारी तरक्की कर जाएं, कल IAS IPS हो जाएं, आपका आगे निकल जाएं। हो सकता है हमको एक उनमें से आपकी अलग अलग फील्ड में बहुत अग्रणी किस्म की पर्सनालिटीज वगैरह मिल जाएं। तो पॉइंट यह है कि एक छोटा सा फैसला है, या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा फैसला है जो बहुत सोच समझ कर लिया गया है कि भाई शादी जो है वो 18 साल की उम्र में नहीं होगी, अब बच्चियों की शादियां जो है वो 21 साल की उम्र में होंगी। 3 साल बढ़ाने का कितना इंपैक्ट हो सकता है ये हमको वक्त के साथ में समझ में आएगा। तो कहने का सेंस यह है कि कानून जो है ये 18 से 21 की बात कर लेते हैं, आपके राज्य ने बनाया, राज्य से मेरा मतलब आपके जो शासन कर रहे हैं आपके शासककर्ताओं ने बनाया और उसको उठा के लागू कर दिया। लागू करते ही होगा क्या असर किस पे पड़ेगा? समाज के ऊपर और समाज के लोगों के ऊपर। ये एग्जांपल मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि सब पर लागू होने वाला है। सब पर लागू होगा इसका मतलब ये निकलेगा कि समाज के हर तबके की जो लड़कियां हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, आने वाले वक्त की बात है, मगर असर पड़ेगा, ये बात एक क्लियर है। तो पॉइंट यह है कि जब कानून बनते हैं और जब लागू होते हैं तो असर किसके ऊपर पड़ता है? असर पड़ता है लोगों के ऊपर।
इसी तरीके से आपके कई बार क्या होते हैं, कानून एक पर्टिकुलर तबके को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जैसे कई बार आपने व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखकर कानून बना दिए, कई बार आपने किसानों को ध्यान में रखकर कानून बनाए, कई बार लेट से आपने फिल्म इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर कानून बना दिए, कई बार आपने किसी और दूसरे वर्ग को ध्यान में रख के कानून बनाया, कई बार आपने रेलवेज को ध्यान में रख के कानून बनाया, एविएशन को ध्यान में रख के बनाया, वाटरवेज को बनाया। अलग अलग तबकों के लिए भी जो है कानून बनाए जाते हैं। तो पॉइंट यह है कि जब कानून बनते हैं और समाज पूरे समाज के लिए बनेंगे तो पूरे समाज पर असर डालेंगे। अगर समाज के लिए ना बनकर समाज के किसी पर्टिकुलर हिस्से के लिए वो कानून बन रहा है तो वो उस हिस्से के ऊपर या उस तबके के ऊपर असर डालता है। कई बार आपके कानून जो बनाए जाते हैं, खासतौर पे मैं टैक्स के लॉस की बात कर रहा हूं, बिजनेस रूल्स की बात कर रहा हूं, इन सब की अगर बात की जाए, ये कानून इस बात तक को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वो ग्रो करेगा और पैसे कमाएगा, रिच होता चला जाएगा, और कौन सा व्यक्ति है जो पैसा नहीं कमाएगा, पुअर रहता चला जाएगा। अगर कई बार सरकारें इस तरीके के कानून बनाएं कि इंटेंशनली वो इस तरीके से व्यवस्था कर दें कि कुछ पर्टिकुलर लोग जो हैं वो उस पर फायदे में रहेंगे और कुछ लोग जो हैं वो फायदे में नहीं रहेंगे, और मैं बात कर रहा हूं आर्थिक कानूनों की, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ता है, तो उस केस में आपके कानून ये इंपैक्ट तक आपके ऊपर डाल सकते हैं कि वो डिटरमाइन कर देंगे कि कौन जो है वो पैसे कमाता चला जाएगा, रिचर होता चला जाएगा, और कौन जो है वो पुअर रह जाएगा। ठीक है जी। तो कानून अगर बनाए जाएंगे और लागू कराए जाएंगे तो वो हर चीज के ऊपर असर डालते हैं। साथ ही साथ वो इस बात, ये कानून वगैरह अगर बनाए गए तो वो ये तक डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वो जमीन एक्वायर करेगा, कौन जो है वो जमीन का मालिक बनेगा, भूस्वामी बनेगा, और कौन जो है वो जमीन लूज कर जाएगा। तो ये अपने को बातें याद रखनी है कि कानून बनाना और उन्हें लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी सरकार का, क्योंकि उसके कारण आपके देश की, आपके समाज की दशा और दिशा तय होती है और ये डिटरमाइन होता है कि वो आगे किस तरफ जाने वाला है। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून बनाए और जब उनको समाज के ऊपर लागू करवाया, तो ऐसा नहीं था कि सब लोगों ने उन कानूनों को आंख बंद कर एक्सेप्ट कर लिया। जिन लोगों के ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट पड़ा उन कानूनों का, उन्होंने तो उसको हाथों हाथ लिया। मगर वो लोग जो जिनके ऊपर इन कानूनों का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किए थे, खास तौर पे आपका कंट्री साइड में, जब उनके ऊपर इन कानूनों का नेगेटिव असर पड़ा, तो हम लोग इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि सब लोगों ने उन कानूनों को आंख बंद कर जो है एक्सेप्ट नहीं कर लिया। काफी लोगों ने उन कानूनों को रेजिस्ट किया, काफी लोग जो है उन कानूनों के खिलाफ खड़े भी हुए। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि जब लोगों ने कानूनों को रजिस्ट किया तो कई बार उन कानूनों को मानने से मना भी कर दिया, कई बार उन कानूनों को डिफाई भी कर दिया। जब आपने ये बोला कि हमने कानून नहीं मानना, ये जो आपने हम पर लागू किया, इसके रेजिस्टेंस में कई बार आपको अब ये देखने को मिलता है कि उन कानूनों को कई बार लोगों ने डिफाई भी किया है। और इससे हुआ यह कई बार कि आपके जो शासक वर्ग थे उनको कानूनों को चेंज भी करना पड़ा, कानूनों में मॉडिफिकेशन भी करना पड़ा, और कानूनों के जो असर थे उन पे भी जो है असर पड़ा। तो ये सारी चीजें भी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी कि कई बार लोगों के रेजिस्टेंस के कारण कानूनों का जो है इस तरीके से डेफिनेशंस बदली गई, कानूनों में इस तरीके से बदलाव किए गए, इस तरीके से मॉडिफिकेशंस किए गए कि उनका जो असर पड़ने वाला था, उनका जो कॉन्सिक्वेंस पड़ने वाला था, वो तक जो है बदल गया, उस तक पर जो है बदलाव आपको देखने के लिए मिला है। तो हम लोगों ने बेसिकली ये देख लिया कि हमें इस चैप्टर में आगे करना क्या है, हमारे चैप्टर की जो रूपरेखा है, जो कंटेंट इसमें अंदर आने वाला है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है आपका जो कंट्री साइड का इलाका है, देहात में किस तरीके से अपना रूल कंसोलिडेट किया, और उसका जो समाज के ऊपर असर पड़ा, तो उसमें हमें तीन खास इलाकों में बातचीत करनी है, तीन खास तबकों के बारे में बातचीत करनी है। पहला, बंगाल के जमींदारों पे क्या असर पड़ा, उनके बारे में। दूसरा, हम लोगों ने बातचीत करनी है आपके जो राजमहल हिल्स के ट्राइबल्स वगैरह थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा, और तीसरा, दक्कन के इलाकों में क्या असर पड़ा। एक तो ये चीज हम लोग देखेंगे। दूसरा, हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी कानूनों को लेकर आई तो उसने समाज के ऊपर कैसे असर डाला। जब समाज का कोई तबका या पूरा का पूरा समाज किसी कानून के खिलाफ खड़ा हो गया और उसको ऑपरेट नहीं होने दिया, या फिर उसके ऑपरेशन में के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस दिया, तो फिर उसके कारण जो मॉडिफिकेशंस वगैरह किए गए और उनको फिर लागू करवाया गया, उसके कारण क्या असर वगैरह पड़े, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर हमको कैसे पता कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। यानी कि हमें अब अगला सवाल जो अपने आप से पूछना पड़ेगा वो ये है कि आखिर हमारे पास ये नॉलेज आया कहां से, हमें कैसे पता चला कि ये सारी चीजें हुई और ऐसी ही हुई थी, ऐसी इसमें कुछ और बदलाव नहीं आए थे, या इसमें जो हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली यही चीज जो है उस वक्त घटी होगी। तो अब यहां से आ जाते हैं हमारे सोर्सेस कि हम लोग कौन से सोर्सेस वगैरह की मदद से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री है उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो टाइम पीरियड है ये अभी 200 300 400 साल पहले ही गुजरा है, और इसका काफी सारा रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड हमारे पास
मिला है, इसमें काफी सारा एविडेंस हमारे पास मिला है, तो वो सारा मटेरियल जिसकी मदद से ये हिस्ट्री को रिक्रिएट किया गया वो एविडेंस में हमारे पास मौजूद है। मगर इसमें जो मेन कंटेंट है या मेन जो हमारे पास रेफरेंसेस हैं या फिर जो मेन मटेरियल है जिससे हमने इस वक्त की हिस्ट्री को रिक्रिएट किया है वो क्या क्या है, एक बार हम लोग वो देखेंगे कि यहां पर जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं और जो सर्वे वगैरह किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, हम लोग उनका इस्तेमाल करेंगे। रेवेन्यू के रिकॉर्ड का मतलब कि आपने जब पैसा वगैरह कलेक्ट किया है, टैक्स वगैरह लोगों से कलेक्ट किया है, तो किसने कितना टैक्स दिया, किसने नहीं दिया, किसने डिफॉल्ट कर दिया, जो पैसा नहीं दे रहा उसके खिलाफ आपने क्या एक्शंस लिए, आपने कभी कर्ज माफ किया कि नहीं किया, अगर कभी अकाल पड़ गया तो लोगों की मदद करी कि नहीं करी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को लिखने के लिए। क्वेश्चन ये उठता है रेवेन्यू रिकॉर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, तो फिर हम लोग लौटकर आते हैं इस सवाल के ऊपर कि स्टेट लॉ लेकर आता है और लॉ लोगों की जिंदगी पे असर डालते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने लिए कानून लेकर आई नए वाले, और उन कानूनों में उन्होंने नए तरीके के रेवेन्यू सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराया जिसके बारे में हमें आगे बात करनी है। उनमें फिर आपने नए तरीके के रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स डेवलप किए और उनका फिर कलेक्शन आप कर रहे हो, तो उसका हिसाब किताब रखा जाता था और उससे अपने को अंदाजा लग जाता था कि कौन कितना पैसा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, किसके जो है रेवेन्यू देते देते कमर टूट गई है और कौन इन रेवेन्यूज वगैरह से बच रहा है, बचने के लिए क्या कर रहा है, ऑल दैट। तो उससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, आप उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को एक ज्यादा अच्छे से रिक्रिएट कर पाओगे, इसलिए एक अच्छा सोर्स है। इसी तरह से उस वक्त में जो सर्वे किए गए थे, सर्वेज वगैरह कर जो आप असेसमेंट करते थे कि कौन से इलाके से कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, कौन से इलाके में कौन सी चीज एक्सप्लॉइट की जा सकती है, तो इससे आपको यह भी समझ में आएगा कि जो कॉलोनियल मास्टर्स हुआ करते थे, जिन्होंने बाहर से आके इस देश पे कब्जा कर लिया, वो इस देश को किस तरह से परसीव करते थे, उनका क्या माइंडसेट था, वो किस तरीके से जो है चीजों को देखा करते थे। एक तो ये हो गया। इसके बाद में उस वक्त के जो आपके सर्वेयर्स हुआ करते थे, जो ये सारा सर्वे कर रहे थे, वो सर्वे करने वाले सर्वेयर और जो आपके घुमक्कड़ किस्म के लोग होते हैं जो एक से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करते हैं, ये जो ट्रैवलर्स ने हिंदुस्तान के उस वक्त का जो स्थिति है उसके ऊपर अपना जो जर्नल्स लिखे हैं और अपने जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, अपने जो अकाउंट्स लिखकर छोड़े हैं, उनसे हमको एक अंदाजा मिल जाएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनमें सर्वेयर्स वगैरह तो जो खैर अपना लिख रहे हैं वो ऑफिशियल अकाउंट वगैरह है, मगर जो घूमने फिरने वाले हैं वो कई बार अपना क्या है नॉन ऑफिशियल अकाउंट वगैरह लिखते हैं। प्लस सर्वेयर्स सर्वे के लिए जो भी बातें वगैरह कर रहे हैं वो ऑफिशियल अकाउंट में आती हैं, मगर अपनी पर्सनल डायरी वगैरह में जो भी लिख रहे हैं वो अपने मन की भाव हो गए, उनको वो उनमें वो अपने मन में जो एग्जैक्टली सोचते हैं वो लिख सकते हैं। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सर्वेयर्स ने क्या लिखा है, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या डायरीज में क्या लिखा है, उनको आप मैच करके ये भी देख सकते हो कि कॉन्ट्राडिक्शंस कितने आ रहे हैं, कितना सच बोला गया, कितना फसाना बोला गया, ये सारी बातें भी पता चल जाती हैं। प्लस जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस वगैरह करना शुरू किया, ये जो लास्ट पॉइंट है इसको फिर से हम लोग देखते हैं कि लोगों ने कानूनों को रेजिस्ट किया, कानूनों को डिफाई किया और कई बार उनके ऑपरेशन में बीच में आके खड़े हो गए, नतीजे में कानूनों को बदलना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा और उसके कारण उनके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह जो है बदले। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो जब किसी कानून के अगेंस्ट में लोग खड़े हो जाते थे, कई बार छोटी मोटी और बड़ी रिवोल्ट्स हो जाती थी, चीजें हो जाती थी, तो अंग्रेजों को इंक्वायरी कमीशन बैठाना पड़ते थे। अब इन इंक्वायरी कमीशंस ने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बनाई, उसके बेसिस पे फिर कुछ फैसले लिए गए, कुछ एक्शंस लिए गए। वो सारी चीजें भी हम लोगों ने इस चैप्टर में देखकर खत्म करनी है कि इन इंक्वायरी कमीशंस की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें क्या बातें लिखी गई थी, किस तरीके से वो जो है किसी समस्या को परसीव करते थे और उनको डील करने के लिए क्या करते थे, क्या ये लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे थे या सिर्फ लूटने में लगे हुए थे। ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आती हैं। अब ये अलग अलग सोर्सेज वगैरह को जब आप एक साथ इकट्ठा स्टडी करते हो तो आपको एक बड़ी पिक्चर जो है वो समझ में आती है और उसकी मदद से फिर आप एक पर्टिकुलर कालखंड की हिस्ट्री एक खास कंटेक्स्ट में लिखकर तैयार कर पाते हो और उसी की मदद से जो है इस चैप्टर को हमारे जो भी राइटर्स हैं या हिस्टोरियंस ने लिखकर क्रिएट किया है, तैयार किया और उसी को जो हम लोगों को आगे डिस्कस करना है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इस सेशन में हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारी हिस्ट्री की तीसरी किताब है क्लास 12th की, उसका जो पहला चैप्टर है या फिर इस तरह से कह लें कि जो थीम नंबर 10 है हिस्ट्री क्लास 12th की, जिसका नाम है आपका कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं, क्या पर्टिकुलर बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है, किन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स का हमको एनालिसिस करना है, क्या लॉजिक्स हैं और क्या सोर्सेज वगैरह हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करेंगे जिनकी मदद से इस पर्टिकुलर फेज की हिस्ट्री को रिक्रिएट किया गया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बंगाल के ज़मींदारों के बारे में बातचीत करेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आने का उनके ऊपर असर पड़ा, और उसके बाद में दूसरे। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग बंगाल के ज़मींदारों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का
का किस तरीके का असर पड़ा, किस तरीके का इंपैक्ट उनके ऊपर आया, इस चीज़ के साथ में हम लोग अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको शुरुआत करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली सक्सेसिव लेक्चर्स में राजमहल हिल्स और पहाड़िया संथल्स के ऊपर, पहाड़िया और संथल्स के ऊपर क्या असर पड़ा वो देखेंगे। फर्दर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, जो बॉम्बे डेक्कन का इलाका है वहां पर क्या असर पड़ा हम लोग वो देखेंगे, और इस तरीके से सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में अलग अलग इसके टॉपिक्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा रहने वाला है उसमें हम मिलेंगे बंगाल के जमींदारों से और ईस्ट इंडिया कंपनी का इनके ऊपर क्या असर पड़ा, अच्छा पड़ा, बुरा पड़ा, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को, इस पर्टिकुलर सेशन को यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ। खत्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पर आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। सारे जो वीडियोज़ हैं यहाँ पर ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज्ड हैं, आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी टीचर का आप पढ़ना चाहते हैं, जाके वहाँ पे उसके पूरा वीडियोस वगैरह का कंपाइलेशन रखा हुआ है। जो भी लेक्चर आप शुरू करना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, जाके उसे देखें और अपना प्रिपरेशन वगैरह शुरू कर दें। पूरा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जो भी चीज़ें पढ़ना चाहें एकदम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, किसी तरीके कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, कंसेप्ट वगैरह को अच्छे से क्लैरिफाई किया जाएगा। तो जितना हो सके उतना आप ज्ञान हासिल करें, जितना हो सके उतना नॉलेज हासिल करें, आप एक अच्छे इंसान बने, बढ़िया अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, अच्छा स्कोर करें और ज़िंदगी में बढ़िया करते चले जाएँ। इसी नोट पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड जय